इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव। तो जानते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटी होती है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और बताना है कि कौन सी चॉइस सही रहेगी। तो बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव। तो देखिए, जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और इन्फिनेटिव में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके पहले की वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो आप जरूर देखिए। जेरेंड की अलग से, इन्फिनेटिव की अलग से। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है। तो देखिए एक सेंटेंस, मिस्टर क्रो स्टार्टेड सिंगिंग और मिस्टर क्रो स्टार्टेड टू सिंग। तो एक में सिंगिंग लगा है, एक में टू सिंग लगा है। ये दोनों के दोनों स्टार्टेड जो मेन वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन का काम जरूर कर रहे हैं लेकिन दिखने में वर्ब है, इसलिए इन्हें कहते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब बना क्रियावाचक संज्ञा, जो दिखने में क्रिया है पर काम कर रही है नाउन का। तो इसे ही वर्बल नाउन कहते हैं। और जिसमें आईएनजी लग जाता है उसे हम जेरेंड कह देते हैं, जिसमें टू लग जाता है उसमें हम इन्फिनेटिव कह देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए, वर्ब प्लस जेरेंड और इन्फिनेटिव विद नो डिफरेंस। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हम जेरेंड लगाएं या इन्फिनेटिव लगाएं तो कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम मतलब होता है। स्टार्ट, बिगिन, इंटेंड, बॉदर, कंटिन्यू। तो द ऑडियंस बिगेन क्राइंग या द ऑडियंस बिगेन टू क्राई, एक ही मतलब है दोनों का। दे इंटेंडेड लीविंग द हॉल, दे इंटेंडेड टू लीव द हॉल, दोनों सही हैं। मिस्टर क्रो bothered hearing no one और मिस्टर क्रो bothered to hear no one, दोनों का सेम मतलब है। He continued singing there, he continued to sing there, दोनों का एक ही मतलब है। कंटिन्यू के बाद भी सिंगिंग या टू सिंग दोनों आ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, he is beginning to sing not singing। अगर बिगिन वर्ड कंटिन्यूअस टेंस में है उसके बाद इन्फिनेटिव ही आएगा। देखिए आगे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद जेरेंड भी आता है और उन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग जाए तो इन्फिनेटिव आता है। एडवाइज, रेकमेंड, इनकरेज, अलाउ, परमिट और फॉरबिड। तो वर्ब के बाद जेरेंड और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव। ही एडवाइज्ड सीइंग ए डॉक्टर, लेकिन ही एडवाइज्ड मी टू सी अ डॉक्टर। तो एडवाइज के बाद मी जो ऑब्जेक्ट आने के बाद इन्फिनेटिव लग जाता है। I recommend staying here, I recommend you to stay here। Guruji encouraged being honest, Guruji encouraged us to be honest। Mom allows drinking weekly, Mom allows me to drink weekly। They permit swimming here, they permit people to swim here। They forbid smoking, they forbid visitors to smoke। तो इस तरह से दोनों आ सकते हैं। आगे देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद जेरेंड, इन्फिनेटिव दोनों आते हैं लेकिन डिफरेंस के साथ, उनके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। गो ऑन, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट, ट्राई, स्टॉप। देखिए कैसे, वर्ब के बाद जेरेंड, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव। ही वेंट ऑन प्रेजिंग हिज वाइफ फॉर अ लॉन्ग, तो वो अपनी वाइफ की लंबे समय तक तारीफ करता रहा। तो जब कोई काम आप जारी रखें लंबे समय तक तो उसके
go on के बाद हम लोग gerund लगाते हैं। After his wife, he went on to talk about himself. अब उसने अपना टॉपिक चेंज किया। जहां से टॉपिक चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो हम go on के बाद infinitive लगाते हैं। We can't go on tolerating your tantrums. I'll go on to answer your queries after this. इसका मतलब हम कोई काम जारी रखें तो उसके लिए हम go on के बाद gerund लगाते हैं, लेकिन जहां हम नई चीज शुरू करें वहां पर हम go on के बाद infinitive लगाते हैं। I still remember playing with my granny. तो मैं अपनी दादी के साथ कभी जमाने में खेला करता था और वो मुझे बात आज भी याद है। पुरानी बातें आपको अब भी याद हैं, तो उसके लिए आप रिमेंबर के बाद जेरन लगाएंगे। लेकिन एक देखिए, आई रिमेंबर्ड टू पोस्ट योर लेटर ऑन माई वे। मुझे रास्ते में तुम्हारा लेटर पोस्ट करना याद रहा। कोई काम आपको दिया गया हो और वो करना याद रहा, उसके लिए हम रिमेंबर के बाद टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो फर्क क्या है कि आई डिड इट इन पास्ट एंड आई स्टिल रिमेंबर नाउ। पास्ट में मैंने कुछ किया था, मुझे अब भी याद है, तो जेरेंड। लेकिन आई रिमेंबर दैट आई हैड टू डू इट सो आई डिड इट। तो मुझे याद रहा कोई काम करना और मैंने वो कर दिया। ये दोनों में डिफरेंस। आगे देखिए, हाउ कैन यू फॉरगेट बोरोइंग मनी। आपने पैसा उधार लिया पास्ट में, अब भूल गए हो, तो जेरेंड आएगा। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू ब्रिंग द टमाटोज। आपको कोई काम कहा गया और करना भूल गए, तो उस केस में टू इन्फिनेटिव आएगा। तो हम फॉरगेट के बाद जेरेंड कब लगाते हैं? जब पास्ट में कोई काम किया और वो हम भूल गए हैं। और इन्फिनेटिव कब लगाते हैं? जब मुझे कोई काम करना था लेकिन जो काम दिया गया वो करना मैं भूल गया, तो उस केस में टू इन्फिनेटिव। आई रिग्रेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी। तो मैंने कंपनी को रिजाइन कर दिया, लेकिन उसका दुख मुझे अब भी है। रिजाइन पास्ट में किया, दुख मुझे अब है। लेकिन आई रिग्रेट टू से दैट योर सन हैज फेल्ड। तो मैं कुछ कहने जा रहा हूं, उसका मुझे अफसोस है कि तुम्हारा बेटा फेल हो गया है। यू शैल रिग्रेट सेइंग दीज वर्ड्स। तुमने कुछ शब्द कह दिए पास्ट में, पर उसका अफसोस तुम्हें फ्यूचर में करना होगा, तो जेरेंड। आई रिग्रेट टू अनाउंस दैट वी हैव लॉस्ट द केस। लेकिन मुझे घोषणा करने में दुख होता है कि हम ये केस हार गए हैं। तो रिग्रेट के बाद जेरेंड कब आता है? पास्ट में कोई काम किया, गलत किया, उसका अफसोस अब है। और रिग्रेट के बाद टू से, टू टेल, टू इन्फॉर्म, टू अनाउंस ही आता है। लेट्स ट्राई कुकिंग समथिंग एल्स टुडे। रोज हम एक ही चीज खा रहे हैं, बोर हो गए हैं, तो कुछ और आजमाया जाए। नई चीज करने के लिए हम नया काम कोई आजमाते हैं, उस केस में जेरेंड आता है ट्राई के बाद। लेकिन आई ट्राई टू कुक द डिश बट आई कुडंट। कोई काम करना मैंने कोशिश की करने की, लेकिन सफल नहीं हुआ, तो ट्राई के बाद टू इन्फिनेटिव। तो नया एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए जेरेंट। लेकिन कोई एफर्ट किया, कोशिश की, उसके लिए टू इन्फिनेटिव। ही हैज स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी। तो उसने टीवी देखना बंद कर दिया है, बंद ही कर दिया, छोड़ ही दिया उस काम को, तो जेरेंट। लेकिन स्टॉप टू वॉच टीवी टू अटेंड द फोन। टीवी देख रहा था, बीच में फोन आ गया, तो जब तक फोन अटेंड किया तब तक उसने टीवी देखना बीच में रोक दिया, उस केस में टू इन्फिनेटिव। शी हैज स्टॉप्ड प्लेइंग नाउ। उसने खेलना छोड़ ही दिया है। और आई स्टॉप टू ब्रीथ फॉर अ वाइल अंडर वाटर। मैंने डुबकी लगाई पानी में और मैंने वहां सांस लेना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उस केस में टू इन्फिनेटिव। तो जेरेंड कब आता है? जब डिसकंटिन्यू करते हैं कोई काम लंबे समय के लिए, और डिसकंटिन्यू किया जो हमने थोड़े समय के लिए, उसके लिए हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। कुछ और वर्ब्स हैं, मीन, लाइक या लव, हेट, नीड। तो देखिए कैसे। बीइंग साइलेंट मीन्स एडमिटिंग द क्राइम। चुप्पी का मतलब अपने गुनाह को कबूल करना। तो गुनाह कबूल करना रिजल्ट है किस बात का? चुप्पी का। और आई डिडंट मीन टू हर्ट योर इमोशंस। तो मेरा मकसद तुम्हारे इमोशंस को हर्ट करना नहीं था। तो यहां पर कोई इरादा है काम करने का, उस केस में
टू इन्फिनेटिव। आर्गुइंग विद हर मीन्स फेसिंग ट्रबल, तो उससे बहस करने का रिजल्ट क्या होगा? मुसीबत का सामना करना। लेकिन आई मीन टू से दैट यू आर द मीनेस्ट, तो मेरे कहने का जो अर्थ है, मकसद है, वो क्या? कि तुम घटिया हो। तो हम जेरेंड कब लगाते हैं मीन के बाद? जब कोई काम किसी दूसरे काम का रिजल्ट हो, नतीजा हो। और टू इन्फिनिटिव कब लगाते हैं? जब हमारे कहने का कोई मकसद हो, करने का कोई मकसद हो। आई लाइक या लव स्विमिंग, तो मुझे तैरना अच्छा लगता है इन जनरल, ये मेरा शौक है। लेकिन आई वुड लव टू स्विम नाउ, अभी मैं तैरना चाहूंगा। तो जब कोई काम को करना हम पसंद करते हैं इन जनरल, तो जेरेंड आता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर समय में किसी काम को करना चाहेंगे, उस केस में हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। आवर ऑफिस नीड्स रेनोवेटिंग नाउ, हमारे ऑफिस को नया करने की आवश्यकता है। ऑफिस की बात कर रहे हैं, उसी को जरूरत है, तो जेरेंड। लेकिन वी नीड टू रेनोवेट ऑफिस नाउ, हमें जरूरत है कि हम ऑफिस को ठीक करें, उस केस में टू इन्फिनेटिव। द मशीन्स नीड चेंजिंग, मशीन्स को बदलने की जरूरत है, तो मशीनों के बारे में बात करें, उन्हें बदलने की जरूरत है, तो जेरेंड। लेकिन द ओनर नीड्स टू चेंज द मशीन्स, लेकिन अब मालिक को जरूरत है कि वो मशीन्स अपनी बदले, उस केस में टू इन्फिनेटिव। तो समथिंग नीड्स टू बी डन, किसी काम को करने की जरूरत है, तो उस केस में जेरेंड। किसी और व्यक्ति कोई काम करने की जरूरत है, उस केस में इन्फिनेटिव। आई हेट ट्रैवलिंग एट नाइट, तो मुझे रात को सफर करना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, उस केस में जेरेंड। ये जनरली बुरा लगता है। लेकिन आई हेट टू सी दीज पीपल इन दिस कंडीशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे इन लोगों को इस कंडीशन में देखना बुरा लग रहा है, उस केस में टू इन्फिनेटिव। तो हम डिसलाइक करते हैं किसी काम को इन जनरल, तो हेट के बाद जेरेंड आएगा। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, उस केस में हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो ये थी सारी कहानी जेरेंड और इन्फिनेटिव में डिफरेंस और सिमिलैरिटी। तो जहां तक उन क्वेश्चंस की बात है जो शुरू में टेस्ट में आए थे, वही सारे आ चुके हैं, आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये था पूरा लेक्चर जेरेंड इन्फिनेटिव को लेकर। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।